अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, गुज़श्ता 48 घंटों ने आलमी सियासत और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के रुख को यकसर बदल कर रख दिया है। वाशिंगटन से लेकर तेहरान और काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक सफारती मेजें उलट चुकी हैं और फैसले अब बयानात से निकलकर बराह रास्त जमीन पर असरअंदाज हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील कोशिशों के बाद कायम होने वाला सीज फायर बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर दोबारा सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है, बल्कि तेहरान को बरह रास्त फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। सदर ट्रंप के मुताबिक अगर तेहरान ने अपने जौहरी और इलाकाई नेटवर्क को महदूद करने की शराइत कबूल ना की तो फौजी ताकत का इस्तेमाल हतमी हल होगा। ईरान की तरफ से इस अमरीकी मौक़िफ़ का फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तेहरान की क़यादत ने अमरीकी धमकियों को आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म का यकतरफा अमरीकी इक़दाम गैर महदूद जंग की तरफ धकेल सकते हैं। ईरानी हुकाम ने अज़्म जाहिर किया कि वो माशी दबाव या फौजी धमकियों के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे और अगर इक़्तिसादी बाइकॉट को बढ़ाया गया तो उसका जवाब इलाकाई और आलमी बहरी तजारती रास्तों की बंदिश से दिया जा सकता है। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नेटो के रुकन ममालिक के बयानात ने मामले की संगीनी में मजीद इजाफा कर दी है। नेटो ने जहां एक तरफ तेहरान को मुतनब्बे किया है कि वो जोहरी पेशरफ्त को फौरी रोके, वहां मगरबी इत्तेहाद के अहम यूरोपीय ममालिक इस बात पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका का ये यकतरफा फैसला यूरोप की तवानाई और दिफाई सिक्योरिटी को बरह रास्त मुतासर कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने इस बहरान में एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। बीजिंग ने वाशिंगटन की जानिब से सीज फायर के खात्मे और दोबारा यकतरफा इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने की शदीद मजम्मत की है। चीन का कहना है कि गैर कानूनी पाबंदियां और धमकियां किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे आलमी मईशत और तवानाई की बैनुल-अक़वामी सप्लाई चीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। चीन के साथ साथ दीगर उभरती हुई माशी ताकतों ने भी वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो आलमी मुआहिदों को यकतरफा तौर पर मनसूख करने का सिलसिला बंद करे। इसी आलमी खलफशार का अक्स हमारे अपने खित्ते पर भी नुमाया हो रहा है, जहां इस्लामाबाद मुआहिदे की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियां तशवीश का बायस बन चुकी हैं। मुआहिदे के तहत तय पाने वाले नुकात, सिक्योरिटी जमानतों और सरहदी हदूद की पासदारी के मामले पर फ्रीकैन की बदअहदी ने इलाकाई अमन के खदशात बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान की दाखिली और सरहद पार सिक्योरिटी की इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कल DGISPR ने एक इंतहाई अहम और तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तर्जुमान पाक फौज ने मुल्की दफा, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली की वाज़ेह हदूद मुतय्यन कर दी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन अहम नुकात को नुमाया किया, उनमें सबसे अहम मुल्क में मौजूद गैर कानूनी अफगान शहरियों का मामला और अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल था। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती और माशी इस्तेहकाम के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों बिलखसूस अफगान शहरियों को अपने वतन वापस जाना होगा। इस अमल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तर्जुमान ने दादोशुमार के साथ साबित किया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफगान शहरियों का इस्तेमाल और अफगानिस्तान में मौजूद महफूज पनाहगाहें बराह रास्त मुलव्विस है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपनी जमीन पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के तहरीरी वादे पूरे करे। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सरहदी सालमियत पर किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जाएगी। सरहदी इंतजाम को सख्त किया जा चुका है और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले गिरोहों को बिला तफरीक और कतई तौर पर खत्म किया जाएगा। आलमी सतह पर ट्रंप के अहकामात, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, चीन और नेटो के मुतज़ाद बयानात और हमारे अपने बॉर्डर पर इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ अफगान शहरियों के मामले पर पाक फौज का ये जुर्रतमंदाना और दो टोक मौक़िफ़, ये तमाम वो हकाइक हैं जिनका गहरा असर पाकिस्तान की सियासत, मईशत और सिक्योरिटी पर मुरतब हो रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का खात्मा एक निचली सतह की फौजी झड़प में बदलेगा या आलमी जंग का पेशखैमा बनेगा? चीन और यूरोपीय इत्तेहाद इस माशी और फौजी तनाज़े में क्या किरदार अदा करेंगे? और सबसे अहम, इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों और अफगान बॉर्डर पर जारी तनाव के होते हुए पाकिस्तान अपने दिफाई और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाएगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, जून में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक MOU हुआ, उसके बाद एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे।
ये भी खबर थी कि टेक्निकल मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में होना है, लेकिन कल से एक बार फिर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि जंग बंदी खत्म है। वजह क्या है, क्यों सूरत हाल दोबारा खराब हुई? जब मसला बहुत गंभीर हो, जैसा कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान था, ऐसे में कई बार इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, यानी तूल पकड़ जाते हैं। तो ये खतरा उस वक्त भी कहा जा रहा था, और आपको पता है बीच में एक स्पॉइलर भी मौजूद था जिसका नाम इसराइल है, और इसराइल ने अमेरिका की बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनी, और लेबनान के अंदर मसाइल जो हैं वो आपको पता है कि उसी तरीके से चल रहे हैं। तो चुनाचे ये एक खतरा मौजूद था। अच्छा, ईरान ने भी मेरे ख्याल में जरा मेरा ख्याल में ओवर प्ले किया है अपने हाथ को स्टेट ऑफ हरमुज में। उसकी वजह यह है कि अगर बेहतर होता कि वो कोई बड़े इनाम की तरफ अपनी तवज्जो रखते। बड़ा इनाम ये था कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही थी, एक दरार पड़ रही थी, उस दरार को मजीद बढ़ाते। और दूसरा ये इनको फायदा होना था कि खलीजी रियासतों के साथ पहली बार ईरान के साथ आपस में कोई बातचीत और कोई सुलह सफाई का माहौल बन रहा था। अब इन सारों को छोड़कर ईरान ने स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर इतना ज्यादा जोर लगाया, और उसमें कतर का भी जहाज पे भी हमला किया, कभी सिंगापुर के। ये मेरा ख्याल में ईरान को भी नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी तवज्जो बड़े इनाम की तरफ रखनी चाहिए थी। ये छोटा मसला ओवरहैंड ना करते। दोनों तरफ से मेरे ख्याल में वायलेशन हुई है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि दोबारा जंग के लिए दोनों तैयार है, बिल्कुल नहीं तैयार, दोनों अभी जंग नहीं करेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि बड़े स्मूथली एकदम से सुलह से पीस सेटलमेंट हो जाएगी। मुझे वो इतने आसान प्रोसेस लग नहीं रहा जी। राइट, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका का यही मौक़िफ़ है कि ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें, फिर तजारती जहाज़ों पर हमले इस नई कशीदगी की बुनियाद बनी है। आप भी यही कह रहे हैं कि ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका चीज़ों को ख़राब कर रहा है। सर, किस फरीक को तहम्मुल से काम लेना चाहिए? हु इज़ द रियल कल्प्रिट हियर? दोनों को लेना पड़ेगा। एक तो अमेरिका ने ये वादा किया था कि वो इसराइल को रोकेंगे कि वो लेबनान पे हमले ना करें, लेकिन आपने देखा कि इसराइल ने अपनी जूइश लॉबी को एक्टिवेट करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को बेबस कर दिया है, और वो बाकायदा इस लेबनान पे हमले कर रहे हैं क्योंकि वो किसी सूरत में भी अमन नहीं चाहते। और दूसरी तरफ ईरान ने भी स्टेट ऑफ हरमुज में एक सिलसिला शुरू कर रखा है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से वायलेशन हुई है, और दोनों तरफ से थोड़ी रेस्ट्रेंट होनी चाहिए। और अब ये शायद मीडिएटर का काम होगा, पाकिस्तान का, में भी कतर का, कि वो ये कुछ मामला दोनों की तरफ से ये कहे कि जनाब लेबनान में भी रुकवाएं इसराइल को और इधर भी, क्योंकि वरना मामला तूल पकड़ सकता है जी। राइट, क्योंकि सदर ट्रंप एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो ईरान के खिलाफ तवील फौजी मुहिम नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जंग बंदी खत्म करके दोबारा हमले भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की इस मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हतमी हदफ क्या है? क्या ट्रंप इंतजामिया को कोई अंदरूनी दबाव भी है जिस वजह से ईरान पर मजीद दबाव डाला जा रहा है? जी बिल्कुल। जब ये फ्यूनरल हुआ उनका, राहबर का, अली खमीनाई जो मरहूम हैं, शहीद हैं, तो उनके बारे में अमेरिका में बहुत ये तासुर फैल गया कि भाई हमारी तो बड़ी मिस कैलकुलेशन थी, और वहाँ ईरान में भी रिवेंज की, इंतकाम की बातें शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे बहुत दबाव आ गया अंदरूनी तौर पर कि भाई आपने तो ये जंग हार दी है, तो आप कुछ करके दिखाएं। इसलिए भी मेरा ख्याल में उन्होंने पे दर पे इनके ऊपर वार किया है। तो शायद उस सुबकी को भी दूर करना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जूइश लॉबी का भी बहुत ज्यादा असर था कि वो कह रहे थे आपने सारा इसराइल पे दबाव डाल दिया है, जबकि आपको तो ईरान पे कुछ करके दिखाना चाहिए था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर हो गए थे कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, और ऊपर से ईरान ने भी वजह बना दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ज्यादा मेरा ख्याल एक्शन लेकर। अगर वो इतना ना लेते तो शायद फिर भी कोई मामला जो है चलता रहता। और इस सारे सिचुएशन में नेटो कहाँ पे स्टैंड करता है? क्योंकि नेटो से भी ईरान के हवाले से बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। पहले जब जंग शुरू हुई थी तो नेटो उससे अलग था, क्या अब वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं?
डोनाल्ड ट्रंप साहब नेताओं को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैंने आपको हाँ। रशिया के खिलाफ इतने साल सिक्योरिटी दी अमेरिका ने और आपने हमारी मदद नहीं की। तो चंद एक मुल्क हैं स्पेन वगैरह, वो तो बिल्कुल नहीं इसमें आना चाहते थे, लेकिन बाकी नेटो मुल्क जो हैं वो दोबारा इसमें यकीनन सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि उनकी भी हमदर्दियां ईरान के साथ को खास रही नहीं है। इसलिए खतरा ये मौजूद है कि वो इसमें शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे वो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका के अपने लिए ये जंग जो है इसको फैलाना या लंबा करना शायद इतना आसान ना हो। मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं नवंबर में, उसके लिए भी मसाइल हो सकते हैं। अलबत्ता इसराइल जरूर ये चाहेगा कि ये जंग तूल पकड़े, क्योंकि नेतन्याहू साहब अक्टूबर में जो उनके यहाँ इलेक्शन होने जी। हैं उसमें वो हार सकते हैं, तो चुनाचे वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जंग जारी रहे और अमेरिका इसमें किसी तरह शरीक रहे। तो एक किस्म की रिलक्टेंस है अमेरिका में जंग में शरीक होने की या जंग को बढ़ाने की, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे दाखिली दबाव है बहुत ज्यादा कि आपने ये जंग हार दी थी, एमओयू भी आपके हक में नहीं था, आप दोबारा से कोई ना कोई अपनी असर्ट करें। जी। तो सर, ये जो दोनों फ्रीक हैं, इसराइल यानी नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक की सियासी बका है इस जंग से निकलना और दूसरे की सियासी बका है इस जंग में रहना। आपके ख्याल में कौन इस दौड़ में या इस खींचातानी में कामयाब हो पाएगा? देखें, मेरा ये ख्याल है कि पहली बार अमेरिका और इसराइल के अंदर कोई दरार नजर आई हमें अवामी सतह पर, पहली बार। और ईरान अगर अक्लमंदी तलाक करता तो वो बिल्कुल उस खलीज को, उस दरार को वाइडन करने की कोशिश करता। अब ये सारी अटेंशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गई है। मुझे लगता है कि इससे, इस सारी सूरत हाल से इसराइल को बहुत फायदा हुआ है। इसराइल को इस तरह फायदा हुआ है कि अमेरिका जो है वो एक बार फिर ईरान के ऊपर उतना ही जोर लगाना चाह रहा है, और साथ ही साथ खलीजी रियासतें भी ईरान से थोड़ा दूर होना शुरू हो गई हैं दोबारा। तो यकीनन इसमें इसराइल का बहुत फायदा हुआ है। राइट। और सर, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी गहरे सफारती रवाबित हैं। माजी में इस्लामाबाद ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिशें भी की। अब मौजूदा संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? पाकिस्तान ने जो अमन का रास्ता इख्तियार किया और जो कोशिश की वो बिल्कुल काबिले कदर है और सारी दुनिया में इस्तेहसान की नजर से देखी गई है। वो कंटिन्यू करनी चाहिए, वो जारी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने इतना करीब आके फिर एक बार फिर, क्योंकि जंग तो कोई मसला हल नहीं करेगी ना। इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी ईरान को भी समझाएं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ज्यादा इतनी एक्टिविटी ना करें, और अमेरिका को भी समझाएंगे कि आप इसराइल को रोकें, क्योंकि वरना एक बार हाथ से निकल गया मामला तो दोबारा इसको समेटना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम जरूर पाकिस्तान करेगा और शायद कतर भी करना चाहे। बिल्कुल सही। और सर, जब हम देखते हैं कि जब एक सुपर पावर खुद अपने दस्तखत करदा मुआहदे को चंद दिनों में ही रद्दी का टुकड़ा बना देता है और वो कहता है कि ना ये ख़त्म हो चुका है, तो आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? क्या हम बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसे माइट इज़ राइट के दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ कमज़ोर ममालिक के लिए सफारती तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत मौजूद नहीं है? जी, इस लिहाज से तो ये बड़ा कड़ा वक्त है कि बैनुल अक़वामी कानून की कोई वुक़्क़त नहीं रही, कोई उसका एहतसाब नहीं करता। अब आप ये देखें कि भारत ने 3 बार 2016, 2019 में, 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या बड़ी ताकतें, कोई भी नहीं उनके एहतसाब करने आया। इसराइल ने जेनोसाइड किया 2-2.5 साल गाजा में, पूरा बाकायदा नस्ल कुशी की, लेकिन क्या इसराइल, क्या यूनाइटेड नेशंस या किसी ने उनका क्या बाल बीका कर लिया? खुद अमेरिका कितनी वायलेशन करता रहा है दुनिया के में। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, किसी ने क्या कर लिया? ये बड़ा कड़ा वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी बेअसर हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। एक बार फिर जरूरत है इस बात की कि दोबारा दुनिया का जो निजाम है उसको कानून, बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में लेकर आए, क्योंकि इस तरह तो एक जंगल बन जाएगा जो, और दुनिया अगर जंगल बनती है तो सिर्फ जो आपने लफ्ज बोला माइट इज राइट वाला जो माहौल बन जाएगा, जो यकीनन छोटे और वल्नरेबल मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, ये आवाज उठाएं कि जनाब मल्टीलैटरलिज्म को जिंदा रखें, ये इस तरह लाकानूनियत के दौर में दाखिल मत हो।
बिल्कुल सही। और सर ईरान ने भी ये बड़ा वाज़ेह किया है कि वो माशी गला घोंटने की का जवाब आलमी बहरी सप्लाई चेन ब्लॉक करके देगा। सफारती तारीख बताती है कि ईरान दबाव में पीछे नहीं हटता। अगर तेहरान अपनाए हुर्मुज़ या बाबुल मंदम को अमलन प्रैक्टिकली उसको ब्लॉक करता है, मुतासर करता है, तो क्या आलमी बरादरी के पास इसके खिलाफ कोई बायलैटरल सफारती ऑप्शन बचेगा या फिर जंग ही वाहिद रास्ता होगी? नहीं, ये तो वक्त ने साबित कर दिया कि ईरान के हाथ में एक ऐसी कुंजी आ गई है जो किसी भी अब ताले को खोल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो जंग से पहले कोई उसका नाम भी नहीं लेता था कि ये भी कोई मसला है, लेकिन अब ईरान को पता चल गया है कि जब भी उसने कोई बात मनवानी है वो इस तरीके से तेल की तरसील को रोक सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए, और दुनिया मजबूर हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के पास बड़ी ताकत आ गई है, और वो उसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि ईरान को तरगीब दी जाए, इंसेंटिव दिए जाए कि देखें आपको खलीजी रियासतों के साथ एक पुरअमन माहौल बन रहा है, एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल होंगे। आपके लॉन्ग टर्म मफाद जो है आपका उसमें ये शामिल होगा। ईरान को अगर ये समझाया जाए तो ये बेहतर होगा। बाकी अमेरिका और इसराइल तो वैसे भी आपको पता है कि उसके जो ख्वाब थे ग्रेटर इसराइल बनाने के, वो तो चिकनाचूर हो चुके क्योंकि ईरान वहीं पे मौजूद है। इस वजह से इस वक्त तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईरान को समझाया जाए कि आप बड़ी तस्वीर पे नजर रखें। ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी बेजा इतना जोर न लगाएं, ये स्ट्रेट भी यहीं पे, आप भी यहीं पे हैं। पहले जंग को खत्म हो जाने दीजिए, एक अमन का मुआहदा हो जाने दीजिए, फिर बाद में ये सारे काम होते रहेंगे। बिल्कुल सही। और सर हमने ये भी देखा कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाता है तो वो बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। ट्रंप की इस नई पाबंदी के बाद क्या चीन, रूस और ईरान मिलकर डॉलर की बालादस्ती के मुतबादिल एक ऐसा खुद मुख्तार मालियाती ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो मुस्तकबिल में अमेरिकी पाबंदियों को हमेशा के लिए बेअसर कर दे? इस पे बड़ी देर से मेहनत और काविश हो रही है जी। ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश की गई थी, वो तो इंडिया ने उसको नाकाम बना दिया। लेकिन दोनों, रूस और चीन, इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम चीनी करेंसी में ट्रेड करें, और ईरान भी यही चाहता है। अब जबकि ईरान का काफी अमल दखल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इजारादारी है तकरीबन, तो ऐसे में मुझे यकीन है कि तेल की जो कीमत है वो यकीनन डॉलर्स में नहीं बल्कि दूसरों में करेंगे। अब पेट्रो डॉलर्स जो है वो बुनियाद है अमेरिका की इस इलाके के अंदर बालादस्ती की। अगर किसी वक्त अगर ईरान इसके मसला ना बनाता और अरब भी वहां से, अमेरिका से थोड़े दूर हो जाते, तो फिर यकीनन ये डॉलर करेंसी ना रहती। लेकिन अभी कम से कम ईरान की इस हरकत की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो कर रहा है, खलीजी रियासतें दोबारा अमेरिका की तरफ देखने लग गई है। तो मुझे लगता है कि पेट्रो डॉलर अभी जिंदा रहेगा कुछ देर और ये भी याद रखिए कि 50% से ज्यादा ममालिक की जो करेंसीज हैं, रिजर्व करेंसीज, वो अभी भी यूएस डॉलर में है। यूरो जो है वो तकरीबन 20% है, और चाइनीज युआन तो 2-3% है। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी यूएस डॉलर जो है वो काफी हद तक रहेगा, जिंदा रहेगा, और उसकी इजारादारी रहेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डी डॉलराइजेशन की तरफ मामला जाएंगे। जी। और आपको क्या लग रहा है इस दफा जो खलीजी ममालिक को ईरान ने कहा है कि अगर आप इस दफा आपने अपनी सरजमीन दी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, तो फिर ईरान कार्रवाई करेगा आपके खिलाफ भी? आपको क्या लग रहा है कि अगर अब कोई हमला होता है तो क्या इधर से खलीजी ममालिक की जानिब से सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाएगा, या इस दफा फिर जवाबी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक किसी भी खलीजी रियासत ने बराह रास्त जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। जी। अमेरिका की जो अड्डे हैं इस वक्त कुवैत में और बहरीन में, उनसे ईरान पे हमला हो रहा है, और इसी वजह से ईरान ने उन मुल्कों के अमेरिकी अड्डों पे हमला किया। और ये कहा है अमेरिका उन्होंने कि अगर आपने किसी को अड्डा दे रखा है, वो अड्डा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हम यकीनन ये हक रखते हैं उसका जवाब दें। मेरा भी ख्याल कोई भी खलीजी रियासत ये चाहेगी कि वो बराह रास्त ईरान के साथ जंग में मुलव्वस हो जाए, क्योंकि उससे उनका बहुत नुकसान होगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी खलीजी रियासत डायरेक्ट आएगी। हाँ, अलबत्ता अमेरिका के जो अड्डे हैं वो अब लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं उन मुल्कों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से उनके ऊपर अटैक आ रहा है। सर, जस्ट टू सम अप द डिस्कशन, मुझे ये बताइए कि आप मौजूदा सूरत हाल को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या चीज़ें यहाँ से मजीद एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगी, या आपको लगता है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये
दोनों चीजें साथ साथ चलेगी, हॉट एंड कोल्ड। कभी थोड़ी बहुत जंग हो गई, कभी थोड़ा बहुत अमन की तरफ मामला आगे चला गया, क्योंकि मामला काफी गंभीर हैं, बीच में स्पॉयलर्स भी बैठे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जिस तरह ईरान और इराक की जंग नहीं थी, बड़ी लंबा पकड़ गई थी जी दूर, जी ये भी तकरीबन उसी तरीके से चलेगा। इसमें और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है हमारे मीडिएटर्स के ऊपर, और मुझे यकीन है कि हमारी क़यादत जो है इसमें कोई मुस्बत किरदार अदा करेगी कि पीस सेटलमेंट का सिलसिला खत्म ना हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। खालिद साहब, सदर ट्रंप ने सीज फायर खत्म करके बरह रास्त फौजी हमले की धमकी दी है। आप एक अस्करी माहिर की हैसियत से इस धमकी को किस तरह देखते हैं? क्या ये सिर्फ ईरान को दबाव में लाने का एक हरबा है, या वाशिंगटन वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नए फुल स्केल फिजाई और जमीनी मार्कों की तैयारी कर चुका है? जी, बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी मिलिट्री के थ्रू एग्जीक्यूट किया तकरीबन 40 दिन तक, उसमें उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं हो सके, उसको अलग डिबेट कर लेंगे किसी और वक्त, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मिलिटरीली वायबल नहीं थे, और ऑब्वियसली बहुत बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया गया, ग्राउंड रियलिटीज को। नॉट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। पहली बात, जब आप इस तरह के गोल सेट कर लेते हैं और खासतौर पे अपने मुल्क के लोगों को और दुनिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक उम्मीद दिलवाते हैं, फिर क्राइसिस में डाल देते हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस की एक एग्जांपल है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की दूसरी एग्जांपल है, तो फिर आप पर मुश्किल हो जाता है या चैलेंजिंग हो जाता है कि अब आप कैसे जस्टिफाई करें उस जंग को जिसके ऑब्जेक्टिव हासिल उस तरह हो जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक। जब अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू की थी तो दोनों के बड़े कन्वर्जिंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, यानी इसराइल ने समझा था कि जंग जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक तकरीबन ईरान खत्म ना हो, और खत्म ना भी हो अगर, तो फिर भी ऐसी हुकूमत बचे जो किसी काबिल ना हो नेगोशिएट करने के, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल का खात्मा हो चुका हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा जोर लगाया जी। अब आते हैं कि अब क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप, अब इसलिए है कि उन पर बहुत प्रेशर है जब से ये MOU साइन हुआ है, खास तौर पर जो नेतन्याहू के साथ उनके इख्तिलाफात हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट मीडिया है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको कि आपने पोजीशन ऑफ डिफीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्रीमेंट किया, ये MOU किया, और अगर आपका MOU का ये हाल है तो आप एग्रीमेंट भी ऐसा ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी इलेक्टोरल वोटिंग है, वो भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने कहा था कि हमने एक बूंद भी, यानी 1 ड्रॉप भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमेरिका तेल नहीं आता, तो फिर हमने तेल महंगा क्यों खरीदा और अभी तक खरीद रहे। तो ये डाइवर्जेंसी जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टक है बिटवीन गुड साइड एंड बैड साइड। अब ये आखिरी कमेंट मैं ये करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा इंप्रेशन या एक ऐसा परसेप्शन नहीं बनने देना चाहते कि मैं पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी पोजीशन स्ट्रेंथ है, अभी भी हम इतनी तबाही कर सकते हैं, लेकिन ईरान को भी एक न्यू फाउंड लीवरेज है जिसकी वजह से वो भी शायद प्ले कर रहा है या थोड़ा ओवर प्ले कर रहा है उस कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रूव करना ऑब्लिगेटरी बात हो जाता है जब ये थ्रेटनिंग पोस्चर दिखाना होता है। मैं छोटा सा एक आखिरी जुमला ऐड करके फिर क्लोज करता हूँ। देखिए, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 192 ममालिक है, इस वक्त 50,000 ट्रुप्स अमेरिका के इस एरिया में मौजूद हैं। आप सुनकर शायद दिलचस्पी लेंगी कि 140 ममालिक दुनिया के जो हैं उनकी फौज की तादाद 50,000 से कम है। यानी आप सोचें कि मिलिट्री 140 मुल्कों के इक्वलेंट या मोर मिलिट्री इस वक्त अमेरिका की सोल्जर्स इस वक्त मौजूद है। एक वो उन पर एक ऑब्लिगेशन है। दूसरा, एक और भी चीज है कि नेतन्याहू ने, जैसे मैंने कहा, कि एक डिफीटेड मेंटालिटी के साथ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको भी निगेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक मोर ऑफ अ पोस्चरिंग, मोर ऑफ अ थ्रेट। लेकिन इसको मैं ये नहीं देख रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको जंग में कन्वर्ट करके एक और नया चैप्टर खोले, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ना खास्ता 40 दिन और भी जंग हुई तो कोई ऐसा टेक होम वॉर ट्रॉफी वो लेके जा सकें। लेकिन सर, अब एक तरह से अटैक्स होना शुरू हो गए हैं ना। पहले तो चले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि सिर्फ बयानात की हद तक ही था, लेकिन इन बयानात में भी ना बहुत ज्यादा अब आ गई हुई है, आप कह लें कि शिद्दत आ गई हुई है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ायनिस्ट लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एंड मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि उनको ज़ायनिस्ट लॉबी अपने लोगों को कुछ कर ले। हुआ ये है कि ईरान ने भी अपनी बहुत ज्यादा इजारादारी या रिट कायम कर भी ली है और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहा है उतने जोरों शोर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की। जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बड़ा एग्रेसिवली डिफेंड करता है और जो भी वायलेट करता है ईरान के दिए हुए बायलॉज को, उसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट या पनिशमेंट करता है ईरान अपने पर्सपेक्टिव से। ईरान इसलिए करता है कि जितना मैं स्ट्रिक्ट
एनफोर्स करूंगा पैसेज अपनी मर्जी का, उतना ही मुझे बार्गेन अच्छी मिलेगी। लेकिन जब ईरान ओवरप्ले करता हुआ नजर आता है अमेरिका को, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि ईरान इतनी ज्यादा बुली कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, आने वाले शिपिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मैंने टॉल भी लेना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उस इंप्रेशन को निगेट करने के लिए भी जाहिर है वो समझते हैं कि मुझे एक डिस्ट्रक्टिव किस्म के मिशन चांदे करने चाहिए जी। ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट काउंटर इंपोज की जाए ईरान पर, ताकि वो एक बैलेंस होकर चले। घुटने टेकने पर तो अब नहीं मजबूर किया जा सकता, वो तो जंग हो चुकी, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट पे लाना चाहते हैं ईरान को बेसिकली, मेरा ख्याल है। राइट। और सर, ईरान ने जो माशी बाइकॉट के जवाब में अगर आलमी बहरी रास्तों जैसे अपनाए हुर्मुज को दोबारा बंद करता है, अगर तेहरान ये कदम उठाता है तो खलीज फॉरेस्ट में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े और ईरानी फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और एंटी शिप मिसाइल्स नेटवर्क के दरमियान किस किस्म का ऑपरेशनल टकराव पैदा हो सकता है? देखिए, ऑपरेशनल टकराव तो अभी मैं इस तरह ऑल आउट तो नहीं देख रहा। बहरी बेड़े भी पुल बैक कर लिए गए हैं, फिर ऑलमोस्ट आपको पता है $13 बिलियन का एक बहरी बेड़ा था और उनके पास तकरीबन 11 बहरी बेड़े हैं। ये हम ज़हन में रखें कि इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है। कुछ 4.5 एकड़ का एक प्लेटफॉर्म होता है जो बहरी बेड़ा होता है, वो फ्लोट करता है, उसके साथ सपोर्ट शिप्स होते हैं, 5000 क्रू होता है, 70-80 के करीब जहाज होते हैं। तो ये सब कुछ वो रिजल्ट नहीं दिखा सके अभी भी। ये पोस्चरिंग तक ही मैं समझता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करनी है तो वो तो तकरीबन 35 दिन नहीं खुलवा सके, क्योंकि चौथे पांचवें दिन जब वो ब्लॉक हो गया था तो नहीं खुला था। उसके लिए जरूरी है कि अमेरिकन नेवी रिस्क ले, कैजुअलिटीज अगर बर्दाश्त करे, जो कि मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे, उसके लिए उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्लोज इन करना पड़ेगा, अपने फाइटर जहाज लाने पड़ेंगे। करीब लाते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एट्रिशन, यानी उनकी अपनी कैजुअलिटीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो शायद ड्रोन और सस्ते किस्म के उन्होंने वेपन चलाने हैं, वो फिर अमेरिका के लिए कॉस्ट शायद बॉडी बैग्स और इवन मिलिटरीली जो लॉसेस हैं वो लेना शायद पॉसिबल ना हो। और खास तौर पर इस हालात में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग ड्रॉप हुई है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ड्रैग करना चाहेंगे टुवर्ड्स द इलेक्शन, क्योंकि और ज्यादा लोगों के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे और जाहिर एक पॉजिटिविटी भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रह गई है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा सर, इस बार हमने ये भी देखा कि पिछली बार तो नेटो ने लाल झंडी दिखा दी थी, लेकिन अब नेटो ने एक तरफ तेहरान को जोहरी प्रोग्राम पर वार्निंग दी है और अमरीकी हमलों को दुरुस्त करार भी दी है। अगर अमेरिका ईरान पर फिजाई हमले शुरू करता है तो क्या नेटो इस जंग का हिस्सा बनेगा, या यूरोप अपनी तवानाई की सिक्योरिटी के तहफ्फुज़ के लिए खुद को इस तनाज़े से अलग रखेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसलिए कि देखिए, जंग से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब नियत बना ली थी नेतन्याहू के साथ मिलकर कि ईरान पर हमला करना है, तो एक सेन माइंड जो होता है उसको, मेरा ख्याल है उसको ये चाहिए था कि कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी बनाए, पहले से इन्वॉल्व करें। अगर हाइप क्रिएट करनी थी नेटो की, यूरोपियन यूनियन की, कनाडा की, इन मुल्कों को पहले से कन्वर्ज करते अपनी तरफ, ताकि उनकी कॉज को सपोर्ट किया जाता। और जब जरूरत पड़ी तो ईरान पर बड़ा हाई प्रेशर होता कि पूरा यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, सब मेरे खिलाफ है, इंक्लूडिंग नेटो। तो उन्होंने तो नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट हर एक को इंडिविजुअली अनकंफर्टेबल या ऑलमोस्ट इंसल्टिंग जुमले भी कहे, जिसकी वजह से लीडर्स भी पीछे हट गए और पर्सनल अटैक भी किए। जब ये मुल्क पीछे हट गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आइसोलेशन लगी। अब उन मुल्कों ने और ज्यादा एक कॉन्फिडेंस भी किया कि अमेरिका को अलहदा वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई थिंक अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने देखा, कोशिश की है, तुर्की में उन्होंने कोई F-35 की ऑफर कर दी है, नेटो को दोबारा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्हीं दिनों में अगर उन्होंने दोबारा लॉन्च किया तो नेटो कन्वर्ज होकर प्रेसिडेंट ट्रंप की हिमायत में कूद पड़ेगी जंग के अंदर, और फिर वो ऑब्वियसली एक नया शो खुलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो अमेरिका खुद नहीं कर सका, मेरा नहीं ख्याल चंद नेटो ममालिक की एयरफोर्स या नेवी शामिल भी हो जाए तो वो कोई कंट्रीब्यूट कर सके कि टेक होम रिजल्ट्स के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लीड लेनी है। एक और राउंड शायद उनके लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि विक्ट्री ट्रॉफी उन्होंने दिखानी है। अगर वो सेकंड अटैक करेंगे तो और ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो जाएगा लोगों की तरफ से उन पर। बिल्कुल, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और सर, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चाइना ने अमेरिकन पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है। ईरान चीन 25 साल तज़वीराती मुआहदे के तनाजुर में क्या बीजिंग तेहरान को सिर्फ सफारती और इक्तिसादी कवर फराहम करेगा, या बहरे अरब और बहरे हिंद में चीन का बहरी असर रसूख इस तनाज़े का रुख बदल सकता है? देखिए, चाइना ने तो इस जंग शुरू होने से पहले भी उसको बहुत मॉरल सपोर्ट भी दिया था और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया था। ऑल्दो बड़े डिस्काउंटेड रेट पर एक वाहिद दुनिया का मुल्क था चीन, जो ईरान से तेल ले रहा था पाबंदियों के बावजूद। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल रोजाना जाता था ईरान से चाइना।
और ये ईरान का तकरीबन 90% तेल था जो एक्सपोर्ट होता था, और चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था। तो लाइफलाइन तो ईरान को पहले भी चाइना ने दी थी, यानी एक कंटिन्यूस एवरी डे बेसिस पर इतना है। फिर जब टॉल लगा तो आपने देखा कि $2 मिलियन उन्होंने पर एयरक्राफ्ट पर शिप लेने शुरू कर दिए। उसकी बहुत ज्यादा एक लेदे भी हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड किया गया और सब कुछ हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि बाद में ईरान ने अभी भी, अगर थोड़ी देर के लिए ये कर लिया जाए अज्यूम कि ये नॉर्मल हो जाता है टॉल लेना, तो इस वक्त भी ईरान अगर जो 50 एवरेज जो मैं स्टडी कर रहा था जहाज गुजर रहे हैं इस वक्त, अगर 2 मिलियन आज लगा लिया जाए तो फिर देखे तकरीबन $100 मिलियन रोजाना बनता है, जो कि $36 बिलियन साल का बनता है। तो ये ईरान को तो सपोर्ट चाइना पहले भी इनडायरेक्टली करता है, और अभी भी देखे साइलेंट ऑब्जर्वर करके वो ज्यादा स्ट्रिक्टली या अग्रेसिवली कोई अपोज ईरान के एक्शंस को नहीं कर रहा है। ईरान के साथ रूस और चीन साइलेंट ऑब्जर्वर इसलिए हैं कि दोनों एज अ बाय प्रोडक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। ऑयल प्राइसेस कैश पर मिल रही हैं, अमेरिका का जितना असला डिप्लीट हो रहा है वो चाइना के खिलाफ उसकी डेटरेंस कम हो रही है ताइवान के मौजू पर। तो आई थिंक डाइवर्जेंस अपने अपनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इतनी जल्दी ले बैक करेगा। वो सपोर्ट जो उसने देनी है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में ऑयल भी लेता रहेगा, और जहां जहां नीड बेस पर मॉरल सपोर्ट देनी पड़ी वो देता रहेगा। ठीक। और सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो सीज फायर के खात्मे के बाद क्या इजराइल इस सूरत हाल का फायदा उठाकर ईरान की जोहरी तंसीबात पर कोई एकतरफा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? क्योंकि अभी ईरान ने भी धमकी दी और उन्होंने कहा है कि खलीजी ममालिक को कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर हम बड़ा सख्त रिएक्ट करेंगे। आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई रिएक्शन वहां से आया तो जीसीसी इत्तेहाद भी कोई जवाबी वॉर कर सकता है, या सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा करेंगे? देखिए, पहले नेतन्याहू से शुरू करते हैं। जो इजराइल का आपने कहा कि स्टैंड लोन अटैक कर सकता है, नेतन्याहू बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साथ छोड़ दिया जी। उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो नहीं मान रही। अभी चैनल 12 एक है इजराइल का, उन्होंने एक सर्वे किया है, मैं वो सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि इजराइल ने या इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल किया है या उन्होंने जंग फतह किया है। ये पिछली जंग सिर्फ 11%, इसका मतलब 89% नहीं समझते। दूसरा, तकरीबन 71% लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एतबार नहीं किया जा सकता उस सर्वे के मुताबिक इजरायली नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो जंग है इसका जो पीस होना या एमओयू की तरफ जाना और आगे बढ़ना, ये नेतन्याहू के लिए सुइसाइडल है और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। सुइसाइडल इसलिए है कि अगर ये इस वक्त इजरायली लोग समझते हैं कि हम जंग हारे हैं तो अगले इलेक्शन में नेतन्याहू नहीं जीत पाएंगे, 2 अक्टूबर में हो रहे हैं। अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो चांसेस हैं कि उनके मुकदमे खुल जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल भी उनके लिए सुइसाइडल है और लीगल भी सुइसाइडल है। इसलिए आपकी बात मैं यहां तक तो मानता हूं कि मिस एडवेंचर कोई इजराइल कर सकता है, लेकिन उनको रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक, शजी आप एग्री करेंगे कि रिएक्टिव बयान दिए। हमला हो गया हिजबुल्लाह पर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडम कर दिया, फिर मना किया कि आइंदा ना करना, फिर हो गया, फिर बुरा भला कह दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रीएम्प्टिव एक पब्लिक में कहना पड़ेगा कि अगर इजराइल ने स्टैंड लोन ईरान को एंगेज किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, ओनली देन फिर रोक सकेगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, सीज फायर और अमन की कोशिशें जिस हद तक पाकिस्तान ने की वो दुनिया ने देखा है, मगर अब ट्रंप ने बाकायदा इस्लामाबाद मुआहदे के खात्मे का ऐलान किया है और हमले भी दोनों तरफ से हो चुके हैं। बतौर सालिस पाकिस्तान इसमें अब क्या रोल अदा कर सकता है, या अब हमें भी गैर जानिबदार होकर सिर्फ अपने मफाद के मुताबिक चलना पड़ेगा? नहीं, मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जो उन्होंने कहा कि मुआहदा खत्म या हमारा जो साले सारे हमारे किरदार अदा कर रहे थे हम नो मोर, ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो प्रेशर माउंटिंग है, वो ईरान को दी अदर साइड दिखाना चाहते हैं, द स्टर्न एंड द फर्म साइड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये है कि वो 40 दिन तक इस तरह के रोजाना बयान सुबह और शाम देते रहे कि मैं हाईलाइट कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, पानी, ऑयल, रिफाइनरीज ये नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मटेरियलाइज नहीं कर सके उसको। तो अब जैसे मैंने अर्ज किया कि अब वो पोस्टरिंग करके एक परसेप्शन और बिलीफ डेवलप करना चाहते हैं ईरानी लीडरशिप के जहन में कि आगे तबाही तबाही है। लेकिन अगर मैं आखिरी जुमले में ये ऐड करूं तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20-25 फरवरी के दरमियान भी बहुत बयान दिए थे कि बहुत सारी ईरानी क़यादत हमसे माफी मांग रही है, वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बस हम हमला करेंगे तो फिर ये टेक ओवर कर लेंगे। नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अब मेरा ख्याल है ऑप्टिक्स की तरफ ज्यादा हैं, क्योंकि मिलिटरीली ईरान के तेल के हवाले से जो पाबंदियां थी, अब उसके भी हमने देखा कि जो उस एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन था उसमें भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब मैं अगस्त के बजाय जुलाई में इसको खत्म कर दूंगा। तो कुछ ना कुछ सिर्फ धमकियों से ज्यादा ही हो रहा है ना?
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और जाहिर है आपने देखा कि मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त डेविल एंड द डीप सी के दरमियान फंसे हुए हैं। एक इजराइल है, लॉबी है, प्रोपेगेंडा है, परसेप्शन है, ऑयल प्राइसेस हैं। दूसरी तरफ उनको ये भी नजर आता है कि मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव वो नहीं थे वायबल जो मैंने उनको दिए थे कि आप घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो इसके दरमियान वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कभी वो कहते थे हम मायदे के बहुत करीब हैं, कभी कहते थे बहुत टफ हैं, कभी कहते थे ईरान, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लोग पसंद करते हैं अयतुल्ला खामनेई को, वो रो रहे थे। तो एक सेंस ऑफ रियलिज्म अमेरिका के दरमियान आया है। और रियलिज्म ये नहीं था कि उनको मिस इंटरप्रेट किया गया था या उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को कि ईरान ऐसा है। उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और एक एरोगेंस का एलिमेंट मुझे नजर आता है। अब उसको कंपनसेशन करने की सारी कोशिश हो रही है। राइट और जो सर ये जो ईरान जब गल्फ पर हमला करता है तो सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, जिससे पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा भी है और अब तो हमारे फौजी दस्ते और जहाज़ों के वहाँ होने का भी मामला है। तो अगर सऊदीया पर सपोज हालात उस तरह से जाते हैं और ख़राब होते हैं तो हमारी पोजीशन कितनी मुश्किल हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो नौबत आएगी। देखिए ईरान ने एक न्यू फाउंड रेलेवेंस इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में तो जरूर हासिल किया और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उसने कहीं गेन किया, कहीं लूज किया उसने जीसीसी अरब ममालिक, सऊदी अरब जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और गेन किया है उसने ऐसे न्यूट्रल मुल्क, खास तौर पर जो बड़ी पावर्स हैं। उन्होंने चाहे अमेरिकन एफिलिएशन या अलायंस में थे, उन्होंने ईरान को डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर दिया फॉर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द वॉर। फॉर एग्जाम्पल कोरिया, जापान है, इंडिया है, इन तमाम ममालिक ने डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इन्फ्लुएंस कम हुआ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन आप कह रही हैं, हम अपनी जगह कायम है, हमारी ना तो कोई एफर्ट जाया हुई है, ना हमने रियलाइज करना है। ये भी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान ने अगर पहले भी अपनी बड़ी जबरदस्त कोशिश करके सऊदी अरब को रिफ्रेन करने पर कन्विंस कर लिया था तो आइंदा भी कर लेंगे, क्योंकि किसी स्टेज पर ईरान ने यह नहीं कहा कि हम सऊदी अरब पर बाय डिजाइन हमला करेंगे। एक और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर यह है कि सऊदी अरब ने बाकायदा नुमाइंदगी की है जनाजे के अंदर। ये इटसेल्फ भी मैसेज, ये बहुत अच्छा जेस्चर था सऊदी अरब की तरफ से, ताकि एक रिप्रोचमेंट की तरफ जाएं। एंड आई एम श्योर ईरान ने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं अब तमाम ममालिक को ऑफेंड नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए था पहले भी। अब मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में ईरान अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करेगा। राइट और सर पाकिस्तान के अंदर के हालात की भी अगर हम बात करें तो फिर दोबारा दहशतगर्दी में तेजी आ गई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR का लहजा माजी के मुकाबले में इंतहाई सख्त और दो टोक था। शवाहिद के साथ बताया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल से मिलते हैं। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास अफगान सरहद के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ सरहद पार फिजाई कार्रवाइयों या ड्रोन हमलों का ऑप्शन नागुज़ीर हो चुके हैं? देखिए वो तो सिलेक्टिवली पहले भी होते रहे हैं। सिर्फ हमने ये किया था कि बहुत ही वेल मेजर्ड करते थे, रिफ्रेन करते थे, नीजक रिस्पॉन्स, और हम ट्रिगर हैप्पी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान के लोगों को ये एहसास हो कि हम उनके खिलाफ चढ़ दौड़े। हम तो सिर्फ उन नासिर जो दहशतगर्द थे उनके खिलाफ टारगेट करते हैं। सिर्फ ये डिपेंड करेगा पॉलिसी के तहत कि हमने और ज्यादा एस्केलेट करना है कि नहीं। ये गलतफहमी अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं रहनी चाहिए कि हमारे पास उनकी कार्रवाइयों की, उनकी जगह की, वेयर हाउसेज की, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स की, उनके असले के अड्डों की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमने बड़ा ही रिस्ट्रेन करके पहले भी स्ट्राइक्स की गई। हम जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर हैप्पी नहीं थे, वेल मेजर्ड और ओनली अप्रोप्रिएट जो मस्ट वाली थी ना, विल गुड टू हैव वाली स्ट्राइक्स कोई नहीं हुई क्या, या इट इज गुड टू इमैकुलेट सब अमलगमेट कर दें, ऐसा नहीं किया हमने। तो हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया। लेकिन अब जिस तरह एस्केलेशन, बिल्कुल जिस तरह आप इशारा कर रही हैं, डेफिनेटली हमारे लीडर्स बहुत ज्यादा आगाह होंगे एक पिक्चर के ये कि इसका सोल्यूशन प्रोहिबिटिव कॉस्ट अपनी जगह है, लेकिन अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करके इनको एंगेज करना चाहिए थ्रू चाइना, रशिया एंड इवन अमेरिका, जिसने हमें एक न्यू फाउंड रेलेवेंस दी भी है हमारी रिकग्निशन के तौर पर। इन बड़ी ताकतों को ये बताना चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों में अगर पीस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो हमारे मुल्क में पीस के लिए क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते। बिल्कुल। और सर ये जो हमने देखा जो हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें जिस तरह का जो असला यूज़ हुआ है, नाइट विजन समेत दीगर आलात इन दहशतगर्दों के पास हैं, डेफिनेटली ये गैर मुल्की हैं या तो भारत उन्हें सप्लाई कर रहा है। तो डोंट यू थिंक कि अब हमारा मुकदमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और भारत जो अभी नॉमिनेट करता था FATF में, अब भारत को करना चाहिए इसमें हमारी तरफ से कि अब उनको FATF में डालना चाहिए? शजिया देखिए, हमारा मुकदमा तो शुरू से स्ट्रांग था। प्रॉब्लम ये था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उसको कैंसिल कर देता था।
ट्रेड ट्राइज ज्यादा थे, इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, इंडिया के बायलैटरल बिजनेसेस बहुत ज्यादा थे, स्टेक बहुत ज्यादा थे, और सुपर पावर इसलिए इंडिया को वैल्यू करती थी। बात तो हमारी उस वक्त भी इतनी वजनदार थी, ये तो नहीं था कि हम उस वक्त बेसलेस बातें कर रहे थे या कमजोर बातें करते थे, अब हम पावरफुल बातें करते हैं या रियलिटी बेस करते हैं। उस वक्त भी हमारे पास सबूत थे, उस वक्त भी हमने डोजियर दिए यूनाइटेड नेशंस को, उस वक्त भी दुनिया डिनाइल मोड में थी। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, कि अब हमारी रेलेवेंस दुनिया रिकग्नाइज करती है। दुनिया के जो तकरीबन 190 मुल्क, 2 मुल्कों को निकाल देता हूं मैं एहतियातन, ताकि शाम के टाइम ऐसे प्रेशर बिल्ड ना करें, 2 मुल्कों के अलावा 190 मुल्क तो आई एम श्योर खुश हैं इससे हमारी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अब हमें उस वैल्यू जो न्यू फाउंड है उसको कन्वर्ट करना चाहिए, और इन सुपर पावर्स को, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, की प्लेयर, खासतौर पर रूस इसने रिकग्नाइज किया हुआ है, चाइना जो इंसेंटिवाइज कर सकता है अफगानिस्तान के तालिबान को, उनको लिवरेज दे सकता है, उनकी डेवलपमेंट कर सकता है। उन्होंने ट्रेन का रास्ता पहले भी ऑफर किया था कि चाइना में बना देते हैं, वो इंसेंटिवाइज करें, प्रेशराइज करें, और हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करें। बिल्कुल। और सर, ये जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे बराह रास्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी से जुड़े हैं, मौजूदा इलाकाई इंतशार और फिर DGSPR की बताई गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र, क्या हम चीन के साथ मिलकर कोई मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, चीन की हमें जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल चीन पहले भी नहीं पड़ा जी कभी, और हमने देखा कि इवन ईरान की जंग में भी नहीं कूदा। हमें जरूरत नहीं है, और हम वैसे भी नहीं चाहेंगे कि कोई और हमारी जंग लड़े। दुनिया में जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं। हमने पिछले मई 2025 में भी अपनी लड़ी थी। जहाज हम जहां से भी ले, इंडिया ने भी सब जगह से लिए थे, इजराइल से, रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से। इजराइल ने, सबने असला दिया था, लेकिन जब उन्होंने भी अपनी लड़ी, हमने भी लड़ी। जब वो नहीं जीते तो फिर उन्होंने ब्लेम जरूर किया कि हमें चाइना ने दिया था, चाइना ने उनको हराया। लेकिन दुनिया में आपके लिए जंग कोई भी नहीं लड़ता, आपको खुद लड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दफाई तज्ज़कार एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।